नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में अंग्रेजों द्वारा सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के प्रयास नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। टॉपिक बड़ा होने के कारण हम इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम सामाजिक क्षेत्र में जो सुधार हुए उसके विषय में पढ़ेंगे, जैसे सती प्रथा का अंत, कुलीय रक्त की शुद्धता और प्रतिष्ठा को मध्यकालीन असुरक्षित वातावरण में सुरक्षित रखने के लिए राजपूतों में सती प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक था तथा इसने धार्मिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में इस प्रथा की व्यापकता कम होती जा रही थी। जयपुर में सवाई जय सिंह की 1818 ईस्वी में मृत्यु के बाद केवल एक रानी सती हुई थी। उदयपुर में महाराणा भीम सिंह की मृत्यु पर 1828 ईस्वी में चार रानियां, चार पासवान और 1838 ईस्वी में जवान सिंह की मृत्यु पर दो रानियां, तीन पासवान और दो दासियां सती हुई थी। लेकिन 1842 ईस्वी में महाराणा सरदार सिंह की मृत्यु पर केवल एक खवास तथा 1861 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु पर केवल एक दासी को सती होने के लिए तैयार किया जा सका। जोधपुर में 1803 ईस्वी में भीम सिंह की मृत्यु पर 8 रानियां सती हुई थी। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तत्पश्चात 1830 ईस्वी में अलवर ने, 1844 ईस्वी में जयपुर ने, 1846 ईस्वी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ने, 1848 ईस्वी में जोधपुर और कोटा ने तथा 1860 ईस्वी में उदयपुर ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि सबसे पहले 1822 ईस्वी में बूंदी ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये इम्पोर्टेंट हो गया। उसके पश्चात अलवर ने 1830 में, जयपुर ने 1844 में, डूंगरपुर ने 1846 में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ने भी 1846 में, जोधपुर ने 1848 ईस्वी में और कोटा ने भी 1848 ईस्वी में तथा 1860 ईस्वी में उदयपुर ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद भी कुछ ठिकानों में सती प्रथा की कुछ छुटपुट घटनाएं होती रही, जिसके लिए ठिकानेदार पर जुर्माना लगाया जाता था, किंतु बाद में जुर्माना ने लगाकर उन्हें बंदी बनाने पर जोर दिया गया। शासकों को भयभीत करने के लिए इनकी सलामी तोपों की संख्या में कमी करने की बात की गई। इस प्रकार शासकों व ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से राजस्थानी राज्यों में सती प्रथा की घटनाएं केवल अपवाद मात्र रह गई थी। नेक्स्ट है कन्यावध का अंत। कन्यावध की कुप्रथा राजस्थान में राजपूतों में सीमित मात्रा में प्रचलित थी, किंतु इस कुप्रथा के कारणों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कर्नल टोड ने राजपूतों में जागीरों के संबंध में जागीरों के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने और अपनी पुत्रियों के लिए उचित दहेज देने में असमर्थ रहने को कन्या वध का कारण बताया है। राजपूताना के एजीजी सदरलैंड और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने त्याग की प्रथा को तथा श्यामलदास ने टीके की प्रथा को कन्यावध के लिए दोषी ठहराया है। सर्वप्रथम कोटा राज्य ने 1834 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। 1837 ईस्वी में बीकानेर, 1831 ईस्वी में जोधपुर तथा 1844 ईस्वी में उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग सभी राज्यों ने इस कुप्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है त्याग प्रथा का नियमन। राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर
प्रदेश के दूसरे राज्यों से चारण, भाट, डोली आदि आ धमकते थे और लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त करने का हट करते थे। इसी दान दक्षिणा को त्याग कहा जाता था। सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में जोधपुर राज्य ने ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से त्याग के संबंध में कुछ नियम बनाए। तत्पश्चात 1844 ईस्वी में बीकानेर व जयपुर ने तथा उदयपुर के शासकों ने 1844 ईस्वी और 1850 ईस्वी और 1860 ईस्वी में राजकीय आदेश जारी किए, जिसके अनुसार दूसरे राज्यों से चारणों व भाटों को आने से रोक दिया और उदयपुर के चारणों व भाटों को त्याग मांगने हेतु अन्य राज्यों में जाने से रोक दिया। इस प्रकार के नियमों से त्याग की संख्या काफी अंशों तक हल हो गई। नेक्स्ट है डाकन प्रथा का अंत। राजस्थान में अनेक जातियों विशेषकर भील व मीणा जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप कर उनकी हत्या कर देने की कुप्रथा प्रचलित थी। 1853 ईस्वी में जब मेवाड़ भीलकोर के एक सैनिक ने एक स्त्री को डाकन होने के संदेह में मार डाला, तब तत्कालीन एजीजी ने भारत सरकार से इस प्रथा को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की स्वीकृति मांगी। फलस्वरूप उदयपुर राज्य ने वे अक्टूबर 1858 ईस्वी में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसका उल्लंघन करने वालों को कारावास की सजा देने की घोषणा की। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ये कुप्रथा समाप्त हो सकी। नेक्स्ट है मानव व्यापार प्रथा का अंत। 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान में औरतें तथा लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय सामान्य रूप से प्रचलित था। सर्वप्रथम फरवरी 1847 ईस्वी में जयपुर राज्य ने इस व्यापार को अवैध घोषित कर दिया। जोधपुर में 200 रुपये जुर्माना व 1 वर्ष के कारावास की व्यवस्था की। अंत में ब्रिटिश अधिकारियों के दबाव से 1862 ईस्वी में पुनः आदेश जारी कर इस व्यापार पर रोक लगा दी। 19वीं शताब्दी के अंत तक मानव व्यापार की प्रथा भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट है देश हितैषणी सभा। 19वीं शताब्दी में विभिन्न राज्यों के सामंतों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न होनी शुरू हो गई। ब्रिटिश संरक्षण के बाद उनकी ये कठिनाइयां बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। सामंतों की आय के स्रोत सीमित होते जा रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी पुत्रियों का विवाह उच्च कुल में करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः विवाह खर्च में कमी करना नितांत आवश्यक हो गया था। इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। यानी कि देश की समस्या को सुलझाने के लिए 2 जुलाई 1877 उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। नंबर 1 है राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया जाए। दूसरा था राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों में बहुविवाह के संबंध में नियम बना दिए गए। त्याग केवल उन्हीं राजपूतों द्वारा दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 500 रुपये से अधिक होगी और त्याग की राशि वार्षिक आय की 10% से अधिक नहीं होगी। राज्य के बाहर के चारणों को त्याग नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मणों व महाजनों के लिए वार्षिक आय का 25% विवाह पर खर्च किया जा सकता था। देश हितैषणी सभा के नियमों ने विभिन्न राज्यों में शादी विवाह और त्याग का खर्च कम करने के पक्ष में अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया। वाल्टर कर्थ हितकारिणी सभा
1887 ईस्वी में एजीजी ब्रेडफोर्ड के इंग्लैंड चले जाने के बाद कर्नल कर्नल वाल्टर को, जो 1879 से 1877 ईस्वी के मध्य मेवाड़ में रेजिडेंट रहा, कार्यवाहक एजीजी बना दिया गया। इसने राजपूत समाज में प्रचलित कुर्तियों की तरफ यहाँ के शासकों का ध्यान आकर्षित करने का निश्चय किया। उसने राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि आपकी जाति में टीका, नुक्ता, चारणों व भाटों को त्याग, विवाह आदि के अवसरों पर अनावश्यक अधिक खर्च किया जाता है, जिससे धनी तो निर्धन होते ही है, निर्धन भी ऋण के बोझ से दब जाते हैं। इन विचारों को व्यक्त करते हुए अक्टूबर 1887 ईस्वी में उसने राजस्थान के सभी राज्यों के पॉलिटिकल अधिकारियों को एक पत्र भेजकर प्रत्येक राज्य से एक अधिकारी, एक चारण और एक जागीरदार को मार्च 1888 ईस्वी में अजमेर भेजने के लिए लिखा। 9 मार्च 1888 ईस्वी तक भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर 9 मार्च 1888 तक भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर में एकत्रित हुए। सभा ने मृत्यु भोज, नुक्ता संबंधी खर्च को कम करने तथा लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु निश्चित करने के संबंध में प्रस्ताव पास किए। अगले 2 वर्ष 22 फरवरी 1889 ईस्वी को अजमेर में पुनः राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। जिसमें कुछ नियम पारित करने के अलावा इस सभा का नाम वाल्टर कर्थ राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। स्वयं एजीजी को इसका अध्यक्ष, अजमेर के कमिश्नर को उपाध्यक्ष और एक वेतनभोगी सचिव की व्यवस्था की गई। निसंदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टर कर्थ राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय थे, किंतु 1924 ईस्वी के बाद यह संस्था शिथिल पड़ गई। 1924 ईस्वी तक इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1936 ईस्वी में राजस्थान के 9 राज्यों ने मत व्यक्त किया कि इस संस्था को शांतिपूर्वक समाप्त हो जाने दिया जाए। तब एजीजी की इच्छा अनुसार इसे जीवित रखा गया। डॉक्टर एम.एस. जैन ने इस सभा की असफलता को प्रमाणित करते हुए लिखा है कि देश हितैषी सभा के नियम वास्तविकता और व्यावहारिकता पर आधारित थे, जबकि वाल्टर कर्थ सभा के सैद्धांतिक और व्यावहारिक थे। इस सभा की असफलता इस बात की निर्विवाद प्रमाण थी कि सामाजिक सुधार बाहर के व्यक्तियों द्वारा संभव नहीं है। नेक्स्ट है आर्य समाज का योगदान। राजस्थान में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की कर्म भूमि का एक विशिष्ट क्षेत्र रहा था और यहाँ के कई शासकों एवं सामंतों के साथ उनके घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध भी रहे। अतः आर्य समाज ने सुधार कार्यक्रम का राजस्थान पर व्यापक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। आर्य समाज ने जाति प्रथा के आधारों पर प्रहार किया, जाति आधार पर पनपने वाली असमानता और पृथक्करण की भावना की कट्टु आलोचना की और इसे राष्ट्रीय एकता व संगठन के मार्ग में की सबसे बड़ी बाधा बतलाया। अजमेर के हरविलास शारदा ने इसका विरोध किया। 1929 ईस्वी में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित करवाने में सफल रहे। यह अधिनियम उन्हीं के नाम से, शारदा एक्ट के नाम से विख्यात है। इसके अंदर विवाह के समय लड़के लड़कियों की कम से कम आयु क्रम से 18 और 14 वर्ष होनी चाहिए।
लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु में संपन्न विवाह को बाल विवाह कहा गया। स्त्री समाज में विधवाओं की स्थिति सबसे शोचनीय एवं दयनीय थी। विधवा स्त्री को समाज में हर तरह से अपशकुन की दृष्टि से देखा जाता था। विधवाओं का पुनर्विवाह तो पाप समझा जाता था, भले ही वे बाल विवाह ही क्यों न हो। आर्य समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया, अतः आर्य समाज ने विधवा विवाह का प्रचार किया। राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह के अनेक मामले आर्य मार्तंड एवं परोपकारी पत्रिका में प्रकाशित हुए। राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह के अनेक मामले आर्य मार्तंड एवं परोपकारी पत्रिका में प्रकाशित हुए। निराश्रित असहाय एवं दुखी स्त्रियों को आश्रय देने की दृष्टि से वनिता आश्रम स्थापित किए गए। पहला वनिता आश्रम 1925 में अजमेर में खोला गया। परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतिरोध। मेवाड़, बांसवाड़ा और बूंदी के राजघराने तो सर्वाधिक परंपरावादी थे। मेवाड़, बांसवाड़ा और बूंदी के राजघराने सर्वाधिक परंपरावादी थे। बांसवाड़ा नरेश लक्ष्मण सिंह 1844 से 1905 ने तो अपने जीवन काल में रेलगाड़ी अथवा तारघर देखने तक की इच्छा व्यक्त नहीं की। उदयपुर के स्वरूप सिंह व बूंदी के राम सिंह अपनी परंपरावादी प्रथाओं से चिपके रहने में गर्व अनुभव करते थे, किंतु 19वीं सदी के अंतिम दशक में तथा 20वीं सदी के आरंभ में कुछ राज्यों के प्रगतिशील विचारों के शासकों के राज्यारोहण के बाद जब उनके राज्यों में परिवर्तन की सक्रियता तेज हुई, तब राजस्थान के सभी राज्यों ने उसका अनुसरण करना ही श्रेष्ठ समझा था। इस प्रकार हमने राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में जो अंग्रेजों द्वारा सामाजिक क्षेत्र में चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, इसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।